अगर एक्यूट एपिकल पेरियोडोंटाइटिस जो है वो ट्रीट नहीं होता, इंटरवेंशन नहीं होती, तो वो डिजीज आगे कहां तक जाएगा? ये कहानी जो है ये केरीज से स्टार्ट है। केरीज से भाई पल्पाइटिस, पल्पाइटिस में 4 किस्म के डिजीज, उसके बाद पेरियोडोंटाइटिस, सही है, पेरियोडोंटाइटिस में 4 किस्म की डिजीज, इसमें सबसे पहले एक्यूट एपिकल पेरियोडोंटाइटिस। अगर एक्यूट एपिकल पेरियोडोंटाइटिस ट्रीट नहीं होता तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्यूट एपिकल एब्सेस में। एब्सेस का ये मतलब होता है कि यहां पर थोड़ी सी जो बोन है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, जो अलूलर बोन है ना, तो वो भी इन्फ्लेमेशन का हिस्सा बन गया, तो इसी तरह इसको एब्सेस वाला नाम भी दिया गया है। इसको डेंटो अलूलर एब्सेस भी कहते हैं। ये नाम भी रिफ्लेक्ट करता है कि डेंटो का मतलब ये होता है कि टूथ, सही है, अलूलर का मतलब होता है कि अलूलर बोन, और एब्सेस इज काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग और पस फॉर्मेशन जिसमें ज्यादा होती है, जिसमें एक्सुडेट बनता है, जिसमें इन्फिल्ट्रेट बनता है, तो उसी तरह के इन्फ्लेमेशंस को हम कहते हैं एब्सेस, जिसमें स्वेलिंग होती है, जिसमें बोन इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लिनिकल फीचर्स, सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। जो पल्पल बैक्टीरिया होती है ना, मोस्टली पल्पल बैक्टीरिया, जो पल्पल बैक्टीरिया होती है, तो वो वो बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, और मोस्टली इसमें एनएरोब्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होते हैं? एनएरोबिक की बैक्टीरिया की जो क्लास है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, एंड ये वायलेंट होती है। अच्छा, होस्ट रिस्पॉन्स का यहां पर क्या रोल है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। जब भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है या इन्फेक्शन स्टार्ट होती है तो बाय डिफॉल्ट जो है होस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। सबसे पहले तो इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट, कोई पैथोजन आ जाता है, तो होस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। अब अगर बैक्टीरिया डोमिनेट करती है तो आप बीमार होंगे, आप में साइन और सिम्टम्स नजर आएंगे, आप में क्लिनिकल फीचर्स नजर आएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया डोमिनेट कर रही है और आपका होस्ट रिस्पॉन्स है वो वीक है। तो आपके होस्ट रिस्पॉन्स के लिए चाहिए होता है एक पुश, उसको सपोर्ट चाहिए होती है। तो आप अच्छे डाइट्स खाते हैं, आप जूस पीते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, और आप साथ साथ में ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं। वो इसलिए कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो मेरा होस्ट रिस्पॉन्स है ना वो एबव चला जाए। जब ये एबव चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरिया होगी वो किल होगी, सही है, वो खत्म होगी और आप रिकवर होते जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है, सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि कभी कभी जो वायरुलेंसी होती है ना वो बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि वो बैक्टीरिया ना डोमिनेट कर रही है, ना होस्ट रिस्पॉन्स डोमिनेट कर रहे हैं। इस बैक्टीरिया की इतनी ज्यादा वायरुलेंसी नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि ये साइन और सिम्टम्स क्रिएट कर ले, आपको पता चले कि मुझे कोई डिजीज है, और ना आपका होस्ट रिस्पॉन्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इस बैक्टीरिया को कंप्लीटली खत्म कर ले। तो ये बैलेंस में रहते हैं दोनों। किस में रहते हैं? बैलेंस में, सही है। तो जब ये बैलेंस में रहते हैं तो ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये कन्वर्ट होती है लो ग्रेड लॉन्ग स्टैंडर्ड इन्फ्लेमेशन में। लो ग्रेड होती है, आपको प्रॉपर साइन और सिम्टम्स का पता नहीं चलता, और लॉन्ग स्टैंडिंग होती है कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए होती है। तो जब आप इसको चांस फाइंडिंग या आप इसकी फाइंड भी कर लेते हैं तो वहां पर इश्यू ये होता है कि ये जो कंडीशन होती है वो ऑलमोस्ट क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हुई होती है बहुत पहले, लेकिन आपको पता नहीं होता, सही है। तो इसी तरह अगर आपने बीमार होना है तो बैक्टीरिया ने डोमिनेट करना है, अगर आपने ठीक होना है तो होस्ट रिस्पॉन्स ने डोमिनेट करना है, और अगर आपको किसी साइन और सिम्टम का पता ही नहीं चलेगा तो दोनों जो है वो एक दूसरे को बैलेंस में लेके चलेंगे। तो इसी तरह बात जो है अब थोड़ी सी बैलेंसिंग की तरफ जाती है। किसकी तरफ जा रही है? बैलेंसिंग की तरफ जा रही है। तो खासकर न साइन और सिम्टम्स का पता चलता है, और न जो है वो होस्ट रिस्पॉन्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो क्या करता है भाई, वो कंप्लीटली जो बैक्टीरिया है उसको खत्म कर लेता है, सही है। और ये जो इन्फ्लेमेशन होती है तो जनरली इन्फ्लेमेशन के लिए टर्म यूज होता है लो ग्रेड लॉन्ग स्टैंडर्ड इन्फ्लेमेशन। समझ में बात? इसको मैं और भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट टाइम नहीं होगा अच्छी एग्जांपल्स के साथ, सही है। दूसरी जो मेजर इसकी प्रेजेंटेशन है वो है पस फॉर्मेशन की। यहां पर प्रॉपरली इन्फिल्ट्रेट बनता है, एक्सोडेट बनता है, पस फॉर्मेशन होती है एब्सिस में, सही है। इसमें एब्सिस में, एक्यूट एपिकल एब्सिस में। एक्यूट एब्सिस में जो जंजाइवा की अपीयरेंस होती है ना, जंजाइवा की अपीयरेंस,
जिंजाइवा। इसमें रेडनेस होती है, रेडनेस होती है, इसमें टेंडरनेस भी होती है, बट नो स्वेलिंग। सही है, फिलहाल इसमें किसी तरह की स्वेलिंग जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। यहां पर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कन्फाइंड होती है, कन्फाइंड, कन्फाइंड टू बोन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो, मैं जरा दूसरे मार्कर से ड्रा करता हूं, ये आपका अल्वियोलर बोन है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होती है स्पेसिफिकली, ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये इस बोन वाले एरिया में प्रेजेंट होती है। कन्फाइंड मीन बाउंड्री बनाना, कन्फाइंड, या इसको इस एरिया में। तो यहां पर ये एक स्वेलिंग बना लेती है। एक साइड पे यहां पर दांत होता है और दूसरे साइड पे यहां पर बोन होता है। हम कहते हैं कि इसको बोन ने पकड़ लिया है, बोन ने कन्फाइंड कर लिया है इस इन्फ्लेमेशन को। इसकी ये बाउंड्री जो है इन्फ्लेमेशन की, वो मैं ब्लैक मार्कर से बनाऊंगा, और इसकी भी एक खास रीजन है, मैं बाद में बता देता हूं। अच्छा, पल्पाइटिस में और इसमें एक चीज में जो है वो फर्क है, डिफरेंस है, और वो है पेन में। किस चीज में? पेन। पल्पाइटिस का जो पेन होता है वो मोस्टली लोकलाइज नहीं होता। जब आप किससे पूछते हैं यार अब पता नहीं लगी, मुझे पता नहीं चलता कि किस दांत में दर्द है, लेकिन ये फेस दर्द कर रहा है, ईयर दर्द कर रहा है, ये वाला पूरा एरिया दर्द कर रहा है, पता नहीं चल रहा कि कौन सा दांत जो है उसकी वजह से दर्द है, तो वो लोकलाइज नहीं है। क्या नहीं है? लोकलाइज नहीं है। और उसकी उसकी क्या रीजन है कि वो लोकलाइज नहीं है? मैंने पहले ही बताया था, उसकी रीजन ये है कि ब्रेन में हर रिसेप्टर का अपना एक सेंटर होता है, सही है, जहां पर वो मैसेज जो है वो परसीव होते हैं। पल्प वाले के लिए कोई खास सेंटर नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि किस खास नर्व या दांत की वजह से जो है वो दर्द जो है वो फील हो रहा है। तो इस वजह से उनका कोई स्पेसिफिक सेंटर नहीं है, इस वजह से। अच्छा, एक और बात यह है कि पल्पाइटिस वाला जो पेन होता है वो नॉट लोकलाइज्ड, लेकिन यहां पर चूंकि ये बात पल्प की नहीं है, ये बात जो है वो पेरिडोन्शियम की है, और पेरिडोन्शियम के जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं वो बिल्कुल उसके सेंटर मौजूद होते हैं ब्रेन में, और वो बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से दांत में जो है वो पेन क्या है मौजूद है। तो यहां पर जो पेन है वो कंप्लीटली लोकलाइज्ड होता है, नॉट लाइक पल्पाइटिस जहां पर पेन नॉन लोकलाइज्ड होता है। व्हाट वुड बी द सिक्वील? यहां पर रीजन है, यहां पर रीजन है। इफ दो तीन पॉसिबिलिटी है। एक तो अगर साइनस बन गया, साइनस का क्या मतलब होता है? हाँ, साइनस का मतलब होता है कि अगर इस इन्फ्लेमेशन को किसी भी एरिया में रास्ता मिल गया कि ये जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाए, ये फ्लूइड कहां आ जाए? बाहर आ जाए, तो वहां पर प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होगा, पेन भी इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई साइनस ट्रैक्ट बन गया। वो साइनस ट्रैक्ट क्यों बना? वो इस वजह से बना कि अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि इसको किसी बोन के थ्रू या स्किन के थ्रू जो है वो रास्ता मिल गया, सही है। तो इट कैन कन्वर्ट थ्रू ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सेलुलाइटिस, ये दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा, अक्सर बच्चों में देखा होगा, बड़ों में देखा होगा, जब किसी के दांत में कोई अंदर इंफेक्शन होता है ना, तो उनकी जो इंफेक्शन है वो कभी कभी स्पेस में आ जाती है। फेस नहीं है दासी, इसमें एक स्वेलिंग सी हो जाती है या एक सुराख सी हो जाती है स्पेस में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। तो इस कंडीशन को कहते हैं सेलुलाइटिस, कि भाई आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो गई ना वो इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई कि वो स्किन तक चली आ गई। कहां तक पहुंच गई भाई? स्किन तक। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सेलुलाइटिस। तो जब ये स्प्रेडिंग, सिक्वेल का मतलब है स्प्रेडिंग या आगे इसकी जो फ्यूचर होती है, तो अगर ये स्किन तक जाती है ना तो ये इस कंडीशन में, और अगर ये स्किन तक नहीं जाती बल्कि बोन के मेडुलरी स्पेसेस में ये
फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है या स्प्रेड होता है, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन। तो ये दो चीजें जो है इनकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या है इस डिजीज की? क्लासिकल का मतलब ये होता है कि मेजर इसकी पहचान हो जाए। मोस्टली ये जो चिन वाला एरिया होता है ना, इस चिन वाले एरिया में साइनस ट्रैक्ट बना होता है ना, साइनस ट्रैक्ट बना होता है, सही है। और वो इसलिए बना होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर जो डिवाइटलाइज टीथ होती है ना, वो इंसाइजर्स होती है। क्या होती है? इंसाइजर्स। तो एग्जैक्टली इस चिन वाले एरिया में आपको इसका ट्रैक्ट नजर आएगा, वो रास्ता नजर आएगा, वो होल नजर आएगा, और ये इसकी क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। और इट इज बिकॉज ऑफ द डिवाइटलाइजेशन ऑफ इंसाइजर। जो इंसाइजर होते हैं वो डिवाइटलाइज हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी जो नर्व सप्लाई होती है। साथ में यहाँ पर जो रीजनल लिम्फ नोड होते हैं वो भी इनलार्ज हो जाते हैं, रीजनल लिम्फ नोड होते हैं वो भी इनलार्ज हो जाते हैं। साथ में अगर ट्रैक बनता है और इस फ्लूइड या एक्सुडेट को रास्ता मिलता है बाहर जाने का, तो फिर यहाँ पर पेन जो है वो रिलीफ होगा, पेन से आपको थोड़ा सा छुटकारा होगा, क्योंकि वो प्रेशर जो इनसाइड है वो डिक्रीज होगा, और ये जो फ्लूइड है, जो एक्सुडेट है, जो पस है, वो अब किसी भी रास्ते से बाहर की तरफ मूवमेंट कर लेगा। अगर इसको रास्ता नहीं मिला बाहर जाने का, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट सेलुलाइटिस। तो ये अगर बाहर जाने का इसको रास्ता नहीं मिला, तो ये फिर स्किन तक स्प्रेड होगा एंड इट विल कॉज द सेलुलाइटिस, एक कंडीशन कॉज कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो खासकर इस डिजीज में है, और वो इस डिजीज की माइक्रोबियोलॉजी है। क्या है भाई? माइक्रोबियोलॉजी की, इसकी माइक्रोबियोलॉजी क्या है? इससे पहले जितनी भी डिजीज हमने पढ़े तो इसमें माइक्रोबियोलॉजी नहीं थी। उसकी रीजन ये थी कि ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो थी वो स्टेराइल थी, स्टेराइल सेल्फ परप्यूटिंग थी, स्टेराइल थी। एक मरतबा स्टार्ट हो गई, बैक्टीरिया खत्म भी हो गई, तो कंडीशन जो है वो परसिस्ट कर रही है। यहां पर जब बात माइक्रोबियोलॉजी तक आती है, तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी क्रिएट होता है। इससे पहले जितनी भी डिजीज हमने पढ़ी उसमें हमने कोई एंटीबायोटिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कोई मेडिसिन नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि वहां पर माइक्रोबियोलॉजी थी ही नहीं। यहां पर आपके साथ सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होगा वो एंटीबायोटिक होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर माइक्रोबियोलॉजी एग्जिस्ट करती है, बैक्टीरिया एग्जिस्ट करती है। और कौन सी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करती है? आपकी बुक में लिखा है 4 किस्म की बैक्टीरिया यहां पर एग्जिस्ट करती है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, परपायरोमोनास, सही है, साथ साथ में एक और 2 नाम लिखे हैं, एक्टिनोमाइटिस, ये सारे यहां पर एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां पर माइक्रोबियोलॉजी है 3-4 किस्म की बैक्टीरिया की। तो जैसे ही आप माइक्रोबियोलॉजी को डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। किसकी तरफ आएंगे भाई? ट्रीटमेंट की तरफ। सो व्हाट would be the treatment of this disease? हाँ, एंटीबायोटिक काम करेगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपने चूज करना है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यहां पर कॉमन एंटीबायोटिक यूज होता है, स्पेसिफिकली एक्यूट एपिकल एब्सिस में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं टुवर्ड पेनिसिलिन, तो वो क्या यूज करे? वो मेट्रोनिडाजोल यूज करे। सही है, क्या यूज करे? और वो मेट्रोनिडाजोल, मैंने यहां पर एक बात लिखी थी बिल्कुल बिगिनिंग, और वो ये थी, सही है, कि अगर यहां पर जो मोस्ट ऑफ द माइक्रोबियोलॉजी है वो एनएरोबिक है, एंड मेट्रोनिडाजोल आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एनएरोबिक बैक्टीरिया, तो यहां पर ये भी एप्लीकेबल होगी और काम करेगी। अगर ये डिजीज काम नहीं करती तो फिर क्या होगा? सॉरी, अगर ये मेडिसिन काम नहीं करती या ड्रग्स काम नहीं करती तो फिर क्या होगा? तो फिर आपने खुद जो है उसको ड्रेन करना है, सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, ब्लेड से आपने साइनस ट्रैक्ट बनाना है, सही है, जो स्वेलिंग है उसको ड्रेन आउट करना है, जो एक्सुडेट है उसको ड्रेन आउट करना है, ड्रेसिंग करनी है, एंड देन आपने इसको एंटीबायोटिक देना है। तो इसी से ये जो डिजीज होगी ये सबसाइड हो जाएगी।